हेलो बच्चों, अभी तक की क्लास में हम लोगों ने इंटरफेरेंस से रिलेटेड और वाईडीएससी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा है वेव ऑप्टिक्स में। इंटरफेरेंस का पूरा कॉन्सेप्ट और लगभग वाईडीएससी सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, आइए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस और लास्ट में देखेंगे कि क्या होगा अगर इंटरफेरेंस फ्रिंज के किसी मतलब स्लिट में फ्रिंज इंटरफेरेंस में किसी एक स्लिट के रास्ते में कोई मटेरियल रख दें तो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज lambda by 6, lambda being the wavelength of light is I. If I0 denotes the maximum intensity, then I by I0 is equals to। यंग के दिक् रेखा छिद्र प्रयोग में जो किसी बिंदु पर जहां पथांतर lambda by 6 है वहां तीव्रता I है। यदि I0 अधिकतम तीव्रता हो तो I by I0 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर I0 मैक्सिमम है, मैक्सिमम तीव्रता है, तो I की वैल्यू क्या होगी। यानी I यानी तीव्रता कलांतर और इंटेंसिटी कलांतर और यानी फेज डिफरेंस और मैक्सिमम इंटेंसिटी का फार्मूला या रिलेशनशिप आपस में क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको यही समझना होगा। तो देखिए, इसको ध्यान रखिए, ये इसलिए जरूरी है कि इस पर हमने आपको इस पर मेंस में या नीट में आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका सेंट्रल था, यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है। ठीक, यहाँ पे इंटेंसिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग है, पीक पॉइंट यहाँ है, पर इन सब जगहों पे तो कम है ना इंटेंसिटी। तो अगर इंटेंसिटी I0 मैक्सिमम हो तो किसी भी पॉइंट पर I का फॉर्मूला हो गया I नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, I नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, जहां I नॉट क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम यानी अधिकतम तीव्रता, और फाई क्या है, फाई होता है फेज डिफरेंस, यानी उस पॉइंट का उस पॉइंट पर लाइट्स के बीच का फेज डिफरेंस, जिस पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है। हम लोग जानते हैं कि फेज डिफरेंस होता है 2π/λ इंटू पथांतर यानी कि पाथ डिफरेंस। अब आपके क्वेश्चन में पाथ डिफरेंस दिया है λ/6, तो अगर हम इसकी वैल्यू रख दें तो 2π/λ इंटू λ/6, लैम्डा लैम्डा कट गया, 6 से 2 कट गया, तो π/3, 5 इक्वल्स टू कितना आया, आई 5 इक्वल्स टू π/3। तो इंटेंसिटी I इक्वल्स टू I नॉट कॉस स्क्वायर और 5/2, 5/2 का मतलब π/3 और इंटू 2 यानी 6, π/6। π/6 कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं π/6 कितना होता है 30 डिग्री। π/6 कितना होता है 30 डिग्री, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू यानी cos π/6 की वैल्यू √3/2, √3/2 वैल्यू रख दीजिए, तो I नॉट √3/2 का होल स्क्वायर, जो हो गया I नॉट 3/4। I बराबर हमको वैल्यू क्या चाहिए, हमको चाहिए I बाई I नॉट, तो I नॉट को इधर भेज दीजिए, I बाई I नॉट इक्वल टू आया 3/4, 3/4 है ऑप्शन में, अवश्य है, हो गया खत्म। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.2 mm. If the slit separation is increased to 0.4 mm, the percentage change of the fringe width is। तो हम लोग जानते हैं कि जो फ्रिंज विड्थ होता है वो कितना होता है, फ्रिंज चौड़ाई लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार फिर से देखिए, वाईडीएससी में यानी यंग के दिक् रेखा छिद्र प्रयोग में स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.2 mm, यानी दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 0.2 mm है। यदि स्लिट सेपरेशन को हम 0.4 mm कर दें तो फ्रिंज की चौड़ाई में कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा। तो एक तो फ्रिंज विड्थ का ये फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं, जहां लैम्डा वेवलेंथ है, डी स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी है, और स्मॉल डी दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी होती है। परसेंटेज चेंज क्या होता है, तो किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज अगर निकालना है किसी भी चीज का, तो चेंज
डिवाइडेड बाई उसकी ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100% का रूल है। अब देखिए आपके पास जो बीटा है फ्रिंज विड्थ वो किस पे डिपेंड करता है, लेमडा कैपिटल डी स्मॉल डी पर, जिसमें लेमडा और कैपिटल डी नहीं चेंज हो रहा तो चेंज हो रहा है स्मॉल डी। अगर स्मॉल डी हो रहा तो बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/d के। आप दो केस बना लीजिए, बीटा 2 बाई बीटा 1 बराबर d1 बाई d2, क्योंकि विड्थ क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब d1 दिया है 0.2 mm और d2 दिया है 0.4 mm कैंसिल हो गया 1/2, सो बीटा 2 की वैल्यू आई बीटा 1/2, यानी फ्रिंज विड्थ क्या हो जा रही है, आधी। अब मान लीजिए अगर कोई चीज पहले 100 है बाद में 50 हो गया तो कितना परसेंट घटा, 50%, तो आंसर आया 50%। क्लियर है, बात समझ में आई। यहाँ से आप निकाल, चाहे तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। कैसे, बीटा 2 माइनस बीटा 1 डिवाइडेड बाई बीटा 1 ओरिजिनल इंटू 100%। बीटा 2 की जगह रखेंगे बीटा 1/2, बीटा 1/2 माइनस बीटा 1 डिवाइडेड बाई बीटा 1 इंटू 100%, तो हो जाएगा माइनस बीटा 1/2 डिवाइडेड बाई बीटा 1 इंटू 100%। यहाँ से आ गया हमारा माइनस 50%। माइनस साइन बताता है कि बीटा टू बीटा क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, फ्रिंज विड्थ घटा है। और कितना घटा है, 50%। हमको सिर्फ वैल्यू चाहिए 50%, आंसर क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज ट्रेवलिंग थ्रू एयर is incident on a medium of refractive index 2, wavelength of refracted wave will। हम लोग जानते हैं क्वेश्चन क्या है, मोनोक्रोमेटिक माने हो गया एक वर्णी, यानी जिसका एक ही प्रकाश हो। तो एक वर्णी प्रकाश जिसकी आवृत्ति 5 × 10⁻14 हर्ट्ज है वह वायु में ट्रेवल करती है। यह एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 2 है प्रवेश करती है तथा तो वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव यानी कि अपवर्तित तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होगी ज्ञात करनी है। अब एक चीज सोचिए कि क्या होगा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तब, और लाइट रेयर से एयर से डेंसर जा रही तो लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, हम लोग जानते हैं। अगर यहाँ वेवलेंथ लेमडा है तो यहाँ लेमडा, यहाँ अगर एयर है लेमडा एयर तो यहाँ हो जाएगा लेमडा एम मीडियम में। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं 1 एयर का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 2। तो हम लोग जानते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो किसी दूसरे मीडियम में वेवलेंथ ऑफ लाइट यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम बराबर हो जाता है लेमडा इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अब एयर का वेवलेंथ अगर पता होता तो रिफ्रैक्टेड वेव का वेवलेंथ आसानी से निकाल लेते। एयर का वेवलेंथ पता है नहीं, उसके लिए आपको दिया हो फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज दिया है। हम लोग जानते हैं कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट को c से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी मीडियम में वेव की लाइट मतलब वेव का स्पीड उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के इक्वल होता है। अब अगर ये एयर में स्पीड है तो ये वेवलेंथ भी किसका रहेगा, एयर का। तो लेमडा इन एयर आ गया हमारा c/ν। c की वैल्यू 3 × 10⁸ और न्यू की वैल्यू 5 × 10⁻14, तो हो गया 5 से 3 से काटे तो 0.6 इंटू 10⁻⁻6। वेवलेंथ कितना है 0.6 इंटू 10⁻⁻6, जिसको हम अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर, जिसे हम 600 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक, आपको लग रहा होगा कि आंसर आ गया, आंसर नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी ये वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर निकला है, हमको चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, और वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम का फॉर्मूला लेमडा एम इक्वल्स टू वेवलेंथ इन एयर यानी 600 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, कितना हुआ 300 नैनोमीटर। तो लेमडा एम कितना आया 300 नैनोमीटर, ये हमारा आंसर 1। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। ठीक, चेक कर लिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन लिख लीजिए, बाद आप सॉल्व करते कर लीजिएगा। देखिए
अगला क्वेश्चन है, टू मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स हैव इंटेंसिटीज इन द रेशियो 1:9. An interference pattern is obtained by these beams. The ratio of the intensities of maximum to minimum is. maximum intensity और minimum intensity यानी अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात करना है, जबकि दो एकवर्णी प्रकाश की किरणें मिलकर के तरंग इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त कर रही हैं और उनकी तीव्रता का अनुपात 1:9 यानी 1:9 है। यानी पहली लाइट और दूसरी लाइट के इंटेंसिटी का रेशियो है 1:9। तो अगर हम पहले को I मान ले रहे हैं तो हमारा I2 दूसरा हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ I। हम लोग जानते हैं कि जब दो लाइट वेव एक दूसरे में इंटरफेयर करती हैं तो उनकी वजह से एक रिजल्टेंट वेव निकलती है और उस रिजल्टेंट वेव की मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए इक्वेशन हम लोग के पास है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 और cos phi। इसका डेरिवेशन हम लोगों ने किया है अपने लेक्चर में, ठीक, आप पीछे देख सकते हैं लेक्चर में जाके। अब देखिए I1 इक्वल्स टू I1 प्लस I2 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi में अगर cos phi मैक्सिमम करना है तो cos phi की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई, तो हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर और मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। अगर हमको इन दोनों का रेशियो निकालना है तो हम रेशियो निकाल सकते हैं, तो I मैक्स डिवाइडेड बाई I मिनिमम का रेशियो चाहिए अंडर रूट I1 की जगह कितना रखे I, ठीक, प्लस अंडर रूट I2 यानी 9I पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट I1 यानी I माइनस अंडर रूट 9I का होल स्क्वायर। आप क्या कर सकते हैं, I का स्क्वायर रूट 1 इंटू I हो सकता है, तो अंडर रूट I को बाहर ले लिए तो बचा 1 प्लस 9, यहाँ से 1 और यहाँ से 9 का स्क्वायर रूट 3, 1 प्लस 3 यानी कि 4, ठीक है, और डिवाइडेड बाई अंडर रूट I और यहाँ 1 माइनस 3 यानी कि माइनस का 2, इधर पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि पूरे का था, ऊपर भी था नीचे भी था, ये अंडर रूट कट जाएगा, 4/2 2 कट जाएगा और बचेगा कितना -2 का होल स्क्वायर जो हो जाता है 4। यानी हमारा मैक्स और मिन का रेशियो कितना आया 4:1। आंसर इज 4:1। इसको ध्यान से देखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं जेईई मेंस के पेपर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान होता है और 4 नंबर आपको आसानी से मिल जाते हैं, ठीक, तो इसको देख लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि width of one of the two slits in a YDSC is half of the other slit. The ratio of maximum to minimum intensity in the interference pattern is. मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा अगर एक स्लिट का चौड़ाई दूसरे स्लिट की चौड़ाई की आधी हो। इसका अर्थ हुआ कि W1 को अगर हम W मान लें तो W2 की जो वैल्यू है वो W/2 यानी इंटेंसिटी आधी है। अब विड्थ ऑफ लाइट इंटेंसिटी से कैसे रिलेटेड है, तो हम लोग जानते हैं कि जो विड्थ होता है इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल, जो इंटेंसिटी होती है विड्थ के प्रोपोर्शनल, यानी अगर चौड़ा विड्थ है तो उससे ज्यादा लाइट इंटर आएगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, अगर कम चौड़ी है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होगी। तो विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इसका एम्पलीट्यूड के यानी आयाम के, हम जानते हैं। तो अगर हम I1 और I2 निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, W1/W2 से W1 की जगह रखे W और W2 की जगह रखे W/2, तो ये रेशियो हो गया 2:1 का। अभी पिछली क्लास मतलब पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो ऐसे निकलेगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई मिनिमम का होता है अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर।
अंडर रूट I1 की जगह कितना रखेंगे, तो अगर I1 और I2 का रेशियो 2:1 है, तो हम अगर I1 को मान लें 2I, तो I2 को क्या मानना पड़ेगा, I, दोनों की वैल्यू रख दीजिए। अंडर रूट 2I प्लस अंडर रूट I पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2I माइनस अंडर रूट I पूरे का होल स्क्वायर। अंडर रूट I को कॉमन ले लिए, अंडर रूट I को कॉमन ले लिए तो बचा क्या, अंडर रूट 2 प्लस 1, अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट I को कॉमन ले लिए तो बचा क्या, अंडर रूट 2 माइनस 1, इधर भी पूरे का होल स्क्वायर और नीचे भी पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था ही। अब सिंपल अंडर रूट I1 अंडर रूट I कट गया, रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो हो गया रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका हो गया a स्क्वायर यानी 2, b स्क्वायर यानी 1 और प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 रूट 2 और 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन एकदम सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, बस सिर्फ विड्थ से रिलेट कर दिया है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, ए लाइट वेव इज प्रोपेगेटिंग विथ प्लेन वेव फ्रंट ऑफ टाइप x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक वेव फ्रंट है जो समतल है, यानी कि समतल तरंगाग्र है, जिसका इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेटिंग विद द x एक्सिस, x एक्सिस के साथ वेव के डायरेक्शन का एंगल कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार, यानी हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो वेव्स होती हैं वो वेव फ्रंट के फॉर्म में चलती हैं, और इन वेव फ्रंट पर किसी भी पॉइंट पर अगर हमको डायरेक्शन ऑफ वेव चाहिए तो उसके लिए हमको लाइट पर क्या डालना पड़ता है, परपेंडिकुलर डालना पड़ता है। तो अगर कोई प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वेशन से सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि प्लेन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब हुआ कि कंप्लीटली x, y और z तीनों एक्सिस में क्या है, सिमेट्रिक है। x प्लस वाई प्लस जेड तीनों एक्सिस में क्या है, सिमेट्रिक है। तो जब इसका हम वेव का डायरेक्शन निकालेंगे तो डायरेक्शन ऑफ वेव क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेव परपेंडिकुलर होता है किसके, टू वेव फ्रंट के, और क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो डायरेक्शन ऑफ वेव भी जो होगा वो एक्स, वाई और जेड एक्सिस के साथ क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और अगर ऐसा हुआ तो वो एक्स, वाई और जेड तीनों के साथ क्या बनाएगा, सेम एंगल अल्फा, बीटा और गामा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अल्फा, बीटा और गामा की जो वैल्यू होगी, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा कौन, रे ऑफ लाइट, वो क्या होगा, सेम होगा। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का अगर कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से चल रहा है तो वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ गामा, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस का सम क्या होता है, इक्वल होता है 1 के। कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा, कॉस स्क्वायर ऑफ बीटा और कॉस स्क्वायर ऑफ गामा, किसी भी वेक्टर के तीनों डायरेक्शन कोसाइंस का के स्क्वायर का सम क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि ये सिमेट्रिक है, कैसा है, सिमेट्रिक है, तो अल्फा बीटा गामा सेम होगा, अल्फा बीटा गामा सेम होगा, तो हम इसको अल्फा ही मान सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह में भी अल्फा और कॉस स्क्वायर गामा की जगह भी अल्फा, तीनों का सम 1। तो 3 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हो गया 1।
इसका अर्थ है कि कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हो गई 1/3, तो कॉस अल्फा हो गया 1/√3। तो अगर मुझे अल्फा चाहिए तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3। ये इसका आंसर हो गया। तो डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस चाहिए था ना, तो अल्फा इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स 1/√3। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शंस में आप चेक कर लेंगे। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपके जेईई मेंस 2025 के पेपर में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2022 25 जून के शिफ्ट 2 का। क्वेश्चन कह रहा द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विथ 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी इन रेशियो 4:1। दो लाइट सोर्स हैं, कोहेरेंट लाइट सोर्सेज हैं, उनकी इंटेंसिटी है 4:1 और आई मैक्स प्लस आई मिन का रेशियो आई मैक्स माइनस आई मिन के साथ है 5/x। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं कि अगर इंटेंसिटी पहले की है 4i और दूसरे की है i, तो आई मैक्स का फॉर्मूला क्या था याद हो तो, √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर। और आई मिनिमम का क्या है, आई मिनिमम का है √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर, है ना। अगर हम इस चीज को थोड़ा सा एक्सपेंड करके तब वैल्यू रख के सॉल्व करें तो क्या होगा, इसका हो जाएगा i1 प्लस i2 प्लस 2 √i1 √i2। ठीक, 2 √i1 और √i2 और यहाँ नीचे, तो इसका हो जाएगा i1 प्लस i2 माइनस 2 √i1 √i2। क्लियर है। हमको चाहिए आई मैक्स प्लस आई मिन डिवाइडेड बाई आई मैक्स माइनस आई मिन। अभी तक हम लोग आई मैक्स और आई मिन का रेशियो निकाल रहे थे, अब हमको आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो चाहिए। तो हमको आई मैक्स में आई मिनिमम अगर हम ऐड कर दें और उसी चीज को सब्ट्रैक्ट करके रेशियो बनाएं, आई मैक्स और आई मिनिमम का अब यहाँ सब्ट्रैक्शन, तो क्या होगा, हम चाहें तो वैल्यू रख सकते हैं। तो इसको और इसको ऐड कर दीजिए तो i1 और i2 2i1 हो गया, i2 और i2 2i2 हो गया, और इसको ऐड किए खत्म हो गया, डिवाइडेड बाई। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो हो गया 2 और 2 4 √i1 और √i2। आप चाहें तो आप इस चीज को एज ए रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक, जिसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो हो जाएगा i1 प्लस i2, 2 से 4 काट दिए तो कितना हो गया 2 √i1 और √i2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका। तो 4i और 1i कितना हो गया 5i ऊपर, और नीचे 2 √i1 की जगह रखे 4i और i2 की जगह रखे i, तो हो गया 5i डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 2 4 और i कट गया 5/4 जो इक्वल है आपके 5/x के, तो x बराबर आया 4। तो आप ये एज ए इंड रिजल्ट याद कर सकते हैं इसके फॉर्मेट में। क्लियर है कि अगर आई मैक्स प्लस आई मिन और आई मैक्स आई माइनस आई मिन का रेशियो चाहिए तो i1 प्लस i2 डिवाइडेड बाई 2 √i1 √i2 होगा, और नहीं तो आप ये इक्वेशन ध्यान रखिए, इसी से कोई भी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है कोई प्रॉब्लम चेक कर लिए। देखिए अब हम आते हैं इंटरफेरेंस के अपने आखिरी कॉन्सेप्ट पर, जिसमें हम इंटरफेरेंस पैटर्न के रास्ते में अगर हम किसी एक स्लिट के रास्ते में किसी एक स्लिट के सामने हम किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई मटेरियल रख देते हैं, कोई थिन फिल्म या कोई चीज रख देते हैं, तो क्या होगा इस पर। यानी अगर हम ये कहें कि इंटरफेरेंस ऑब्टेन्ड बाय टू लाइट सोर्सेज व्हेन वन ऑफ देम इज हैविंग ए
प्लेट ऑफ सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन इट्स पाथ। तो मान लीजिए कि आपका एक सोर्स है S1 यहाँ, एक सोर्स है S2 यहाँ, और ये इसका सेंट्रल लाइन है, और ये आपका स्क्रीन है। यहाँ पर हमारा सेंट्रल मैक्सिमा मिलता था O। ठीक, अगर कोई चीज ना रखे रहे रास्ते में तो मैक्सिमा कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर अगर मान लीजिए कि हम इसके रास्ते में कोई चीज रख देते हैं, जब कुछ नहीं रखे थे तो दोनों S1 से O और S2 से O तक आने वाली लाइट का पाथ क्या था? सेम था। और अगर किसी पॉइंट के लिए देखें तो S1 से आने वाली लाइट P पर और S2 से आने वाली लाइट के P पर के बीच में क्या था? कुछ पाथ डिफरेंस था, और ये पाथ डिफरेंस हमारा कितना होगा? डेल्टा x इक्वल्स टू S2P माइनस S1P इज इक्वल्स टू कितना आया था? स्मॉल d बाई कैपिटल D इंटू वाई, स्मॉल d बाई कैपिटल D इंटू वाई। इसका डिराइवेशन हम लोग किए हैं अपने पिछले क्लास में, मतलब पीछे के लेक्चर्स में। अब देखिए अगर मान लीजिए ये तब है जब इनके रास्ते में कोई भी मीडियम, कोई भी चीज कुछ भी नहीं आ रही है तब। पर अगर मान लीजिए कि S1 और S2 के पाथ में क्या किए, सब कुछ सेम रखे, स्क्रीन का डिस्टेंस वगैरह सब सेम है, यहाँ आपका सेंट्रल मैक्सिमा O होना चाहिए। ठीक है, पर इसके रास्ते में हमने क्या किया? कुछ थिकनेस का, तो मान लीजिए T थिकनेस का एक ट्रांसपेरेंट मीडियम रख दिया। एक क्या रख दिया? ट्रांसपेरेंट मीडियम रख दिया। तो अगर ऐसा कर देंगे तो क्या होगा? तो देखिए S1 से किसी भी पॉइंट P तक आने में लाइट को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा वो दो तरीके से करना पड़ेगा। जो लाइट S2 से P जाएगी वो तो बिना किसी दिक्कत के सेम स्पीड से लगातार चलेगी, लेकिन जो लाइट S1 से P जाएगी उसके रास्ते में T थिकनेस ऐसा है जिसने समय वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के स्पीड से नहीं चल रही है, बल्कि किसी और मीडियम के किसी और स्पीड से चल रही है। तो सिंपल, S2 से P जाने वाली लाइट का डिस्टेंस तो सेम है, S2P ही होगा, लेकिन S1 से P जाने वाली लाइट के बीच में क्या आएगा? कुछ डेविएशन आएगा, है ना? बीच में क्या आएगा? कुछ डेविएशन आएगा। तो इस केस में टोटल लेंथ S1 से P क्या होगा और कैसे निकलेगा उसको आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और T क्या है? थिकनेस है, किसका? थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट। और म्यू RI क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लेट के मटेरियल का, प्लेट मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा RI। अब देखिए S1 से P जाते समय T थिकनेस को लाइट किस स्पीड से ट्रेवल करेगी? तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन प्लेट, प्लेट में जब तक चलेगी तब तक स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? तो C बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये हम लोग जानते हैं, क्लियर है? तो C बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो यहाँ S1 से P तक जाने में टाइम टेकन कितना हुआ? टाइम टेकन बाई लाइट टू ट्रेवल, कहाँ से कहाँ? टू ट्रेवल फ्रॉम S1 टू P, कितना टाइम लगेगा? T। अच्छा, T फॉर थिकनेस लिए हैं तो हम इसको टाउ ले लेते हैं। हाँ, हो गया सिंपल। T थिकनेस चल रहा है वो किस स्पीड से? V स्पीड से। तो T डिस्टेंस को अगर वो V स्पीड से ट्रेवल करा तो T बाई V हो गया। ठीक, और बाकी हुआ डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? S1P, S1 से P तक सीधा डिस्टेंस है ना, उसमें से T डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो अलग स्पीड से, बाकी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो स्पीड ऑफ लाइट से। तो हो गया S1P माइनस T, वो किस स्पीड से चल रहा है? स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई दिक्कत है? देखिए ठीक। अब देखिए अगर हम V की वैल्यू रखें तो क्या रख सकते हैं? C बाई म्यू रख सकते हैं। तो हो गया S1P माइनस थिकनेस T डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट C माइनस प्लस T डिवाइडेड बाई V की जगह क्या रख सकते हैं? C बाई म्यू। तो C बाई म्यू, म्यू कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। इसको सॉल्व किए, C हमारा सेम है,
कॉमन हो गया S1P माइनस टी प्लस म्यू टी, तो प्लस कॉमन लेके क्या कर सकते हैं, म्यू माइनस वन को कॉमन ले सकते हैं, तो म्यू माइनस वन हो गया, टी को ले लिए कॉमन, तो म्यू माइनस वन हमारा हो गया टाउ, ये टोटल टाइम हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? अब बताइए जितने देर में लाइट यहाँ से यहाँ तक चल रही है टोटल, उसको क्या बोलते हैं, उसी डिस्टेंस उसी टाइम में, जितने टाइम में कोई लाइट एक जगह से दूसरी जगह मीडियम में ट्रेवल कर रही है, उतने ही ड्यूरेशन में कोई लाइट डायरेक्ट एयर या वैक्यूम में कितना चलती है, उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल पाथ। तो ऑप्टिकल पाथ ऑफ बिटवीन ऑप्टिकल पाथ फ्रॉम S1 टू P कितना होगा, ऑप्टिकल पाथ हमारा कितना होगा, तो ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा C इंटू टाउ के बराबर, यानी S1P प्लस म्यू माइनस वन इंटू टी, S1P प्लस म्यू माइनस वन इंटू टी। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ एयर में या वैक्यूम में लाइट द्वारा चली गई वो डिस्टेंस होती है जितने टाइम में, मतलब उतने टाइम में चली गई डिस्टेंस होती है जितने टाइम में कोई लाइट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को एक पर्टिकुलर मीडियम में ट्रेवल करता है। जैसे मान लीजिए कि ग्लास में कोई लाइट है जो डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, तो डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको टाइम कितना लगेगा, उसको टाइम लगेगा डी बाई स्पीड ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी डी सी बाई म्यू लगेगा ना, ठीक, जिसको हम लिख सकते हैं म्यू इंटू डी बाई सी। अब देखिए ये डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है किसमें, ग्लास में, इतने ही टाइम में लाइट एयर में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, तो एयर में कितना डिस्टेंस कवर कर ली, मान लीजिए कैपिटल डी, तो वो हो गया स्पीड ऑफ लाइट से चलेगी, कितना स्पीड से चलेगी, स्पीड ऑफ लाइट से कितने देर में, म्यू डी बाई सी, तो सी सी कट जाएगा, क्या बचेगा म्यू डी, म्यू इंटू डी, यही हमारा क्या है ऑप्टिकल पाथ है। तो ये हमारा हो गया S1 से P तक का टोटल ऑप्टिकल पाथ। अब एक ऑप्टिकल पाथ S2 से P है, एक ऑप्टिकल पाथ S1 से P है, दोनों का डिफरेंस कर दें तो हमारा नया पाथ डिफरेंस कितना आ गया x डैश, उसकी वैल्यू हो जाएगी S2P माइनस ये पूरी वैल्यू S1P प्लस म्यू माइनस वन इंटू टी, क्लियर है, जिसको हम लिख सकते हैं S2P माइनस S1P और माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान रखिए ये आपको अलग से समझा है ऑप्टिकल पाथ के बारे में, बाकी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे की क्लास कर पाए। अब देखिए हमारा डेल्टा एक्स कितना आया, डेल्टा एक्स डैश कितना आया, S2P माइनस S1P माइनस, इसको एक साथ कर ले रहे हैं, माइनस म्यू माइनस वन इंटू डी। हमारे पास पहले से S2P माइनस S1P का फॉर्मूला है स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इंटू वाई, तो हमारा एक्स डैश का फॉर्मूला हो गया स्मॉल डी वाई बाई कैपिटल डी माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी फॉर थिकनेस, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए अगर कोई लाइट S1 से O पर आए और कोई लाइट S2 से O पर आए, तो जो दिक्कत आएगी, जो अंतर आएगा वो सिर्फ इसी थिकनेस की वजह से आएगा। O पर जब कोई लाइट पहुंच रही थी नॉर्मल केस में, तो S1 से O और S2 से O आने वाली लाइट के बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं था, लेकिन जब हम इसके पाथ में कुछ रख दिए तो S1 से O आने वाली लाइट और S2 से O आने वाली लाइट के पाथ में कुछ पाथ डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लीजिए। सिंपल, अगर हमको O पर पहुंचना है फॉर O ओरिजिन, ठीक, तो हमारा y की वैल्यू कितना था, 0 था। अगर y की वैल्यू 0 यहाँ रख देते हैं तो हमारा डेल्टा x डैश जाता है माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी। इसका अर्थ है, इसका मतलब है कि जो पाथ लेंथ है, जो पहले O पर लाइट आ रही थी, वही लाइट अब एक्चुअली कहाँ पहुंचनी चाहिए, इतने गैप के बाद, इतने गैप के
बाद, कितने गैप के बाद, इतने गैप के बाद पहुंचना चाहिए। क्लियर है? तो ये जो चीज है ये पाथ डिफरेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है किसका, ओरिजिन का, यानी जो ओ पहले यहां था वही ओ अब यहां पहुंच जाएगा, यानी ओ डैश पर, और ओ और ओ डैश के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है म्यू माइनस वन इंटू टी, म्यू माइनस वन इंटू टी। तो हम कह सकते हैं कि जो पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा था, सेंट्रल मैक्सिमा था यानी सेंट्रल ब्राइट था, उसकी पोजीशन शिफ्ट हो गई है कितने से, म्यू माइनस वन इंटू टी से। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लिए। यहां तक क्लियर है? इसका मतलब हो गया कि लाइट जो S1 से O आ रही है और S2 से O आ रही है, उसके बीच एक पाथ डिफरेंस है, वो कितना है, म्यू माइनस वन इंटू टी। इसका बेसिक मतलब हुआ कि ये जो लाइट है वो O से O डैश पर शिफ्ट हो जाएगी, यानी जो लाइट का O पर अभी तक सेंट्रल मैक्सिमा मिलता था, अब वहां सेंट्रल मैक्सिमा नहीं मिलेगा, वहां कुछ और मिलेगा। और ये बात कैसे पता करेंगे कि वहां मैक्सिमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, तो आइए चेक करते हैं। कि ध्यान रखिए कि ये क्या है, ये है कि S1 से O आने वाली लाइट और S2 से O आने वाली लाइट का पाथ डिफरेंस, यानी O पर पहुंचने पे लाइट्स का पाथ डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया। हम लोग पीछे देखे थे कि पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा क्या था, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज क्या था, ब्राइट yn इज इक्वल टू n लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी था ना, n लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब मान लेते हैं इसी पर्सपेक्टिव से कि मान लेते हैं कि इस बार यानी इस केस में सिंपल सी बात है, अब वहां तो मैक्सिमा नहीं होगा जहां पहले था, तो इस बार हम मान लेते हैं कि मान लो कि जो सेंट्रल मैक्सिमा की जो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा है nth पोजीशन, तो मान लेते हैं लेट पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा इज, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा इज yn डैश, yn डैश। अगर yn डैश मान लें nth पोजीशन को, मैक्सिमा को मैक्सिमा मतलब nth मैक्सिमा के पोजीशन को क्या मान लें, yn डैश मान लें, तो हमारा सिंपल सी बात है कि मैक्सिमा के लिए फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन के लिए पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, पाथ डिफरेंस इक्वल होना चाहिए किसके, n टाइम्स ऑफ लेमडा के। और पाथ डिफरेंस हमारा कितना आया था, O पर पाथ डिफरेंस था, वैसे पाथ डिफरेंस कितना आया था, तो वो आया था d बाई कैपिटल D yn डैश, है ना, माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी आया था ना, और ये इक्वल हो गया n इंटू लेमडा के। ठीक है, एक बार बैक करके देख लीजिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? तो अगर हमको नया पोजीशन निकालना है तो वाई एन डैश स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू हो गया एन लेमडा प्लस म्यू माइनस वन इंटू टी। सो वाई एन का फॉर्मूला आया एन लेमडा प्लस म्यू माइनस वन इंटू टी और इन ब्रैकेट कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तो जिसको हम लिख सकते हैं वाई एन डैश बराबर एन लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू म्यू माइनस वन इंटू टी। अगर हम ध्यान दें तो ये क्या है, ये हमारा है पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, ये क्या है, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा। तो नए nth मैक्सिमा की पोजीशन पहले nth मैक्सिमा की पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, और कितना शिफ्ट हुआ है, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी म्यू माइनस वन इंटू टी। इसका अर्थ है कि दोनों मैक्सिमा के पोजीशंस का डिफरेंस कितना आया, चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैक्सिमा कितना हुआ, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी म्यू माइनस वन इंटू टी। इसका अर्थ है कि हर फ्रिंज
इतने डिस्टेंस से क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। हर फ्रिंज इतने डिस्टेंस से क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। किस तरफ डिस्प्लेस होता है, तो जिस तरफ हम ये थिकनेस रखेंगे, जिस तरफ हम ये मटेरियल रखेंगे, उसी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी अगर सेकंड मैक्सिमा पहले यहाँ मिलता तो अब वही सेकंड मैक्सिमा यहाँ मिलेगा। थर्ड, अगर थर्ड मतलब सेकंड ब्राइट डार्क फ्रिंज यहाँ मिलता तो हो सकता है कि अब डार्क फ्रिंज इस तरफ मिले, थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया जिधर हमने प्लेट रखा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं बीटा क्या होता है, तो बीटा होता है लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अगर हम इस इक्वेशन में लेमडा से मल्टीप्लाई करना चाहें तो लेमडा से मल्टीप्लाई लेमडा से डिवाइड हो जाएगा, तब डेल्टा वाई का वैल्यू बीटा के टर्म में हो जाएगा, बीटा म्यू माइनस 1 टी बाई लेमडा। ठीक है, पर जरूरत पड़ने पे कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि अगर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं प्लेट को तो डिस्प्लेस्ड हो जाएगी, फ्रिंजेस डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, यानी फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज पैटर्न का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और वो होगा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि फ्रिंज विड्थ डज नॉट चेंज, बीटा डज नॉट चेंज, बीटा चेंज नहीं होता है, बीटा चेंज नहीं होता है। अब किसी के दिमाग में आएगा कि मान लीजिए कि जैसे ऊपर रखे हैं प्लेट वैसे नीचे ही रख दिए, भाई अगर नीचे रख दिए तो शिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ, ऊपर रख दिए तो शिफ्ट हो गया नीचे की तरफ। तो जो फ्रिंज पैटर्न है ऊपर भी शिफ्ट हो रहा है नीचे भी शिफ्ट हो रहा है, दोनों का रिजल्टेंट आएगा और उन दोनों के रिजल्टेंट फ्रिंज विड्थ का कंसीडरेशन करेंगे। तो डेल्टा वाई ऊपर और डेल्टा वाई नीचे को सेट चेक करके इक्वेट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि फ्रिंज विड्थ चेंज ना हो तो ऊपर का डिस्प्लेस मतलब सॉरी फ्रिंज की पोजीशन चेंज ना हो तो हमको कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कितने थिकनेस का मटेरियल यहाँ रखना होगा, तो हम इस डिस्प्लेसमेंट ऊपर वाले और नीचे वाले को आपस में इक्वेट कर देंगे, काम खत्म। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कल के क्लास में कर लेंगे। कल हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न कंप्लीट हो गया, वैसे कंप्लीट आज ही हो गया। अब बस कल हमको कुछ क्वेश्चन और कर लेने हैं इस पर, और उसके बाद कल की क्लास से ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, थैंक यू। आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करते रहा करिए। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड सर्किल में भी सभी बच्चों से जो 11 और 12 में हैं उनसे ये चैनल सब्सक्राइब कराने की कोशिश करिए। और अगर आपके घर में कोई 9th 10th में है तो उसको भी ये सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कल को वो 11th और 12th में भी जाएगा ही जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।